दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। नवंबर महीने के इस आखिरी सप्ताह में लगभग एक तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की तरफ से अगर एक धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़ा जाएगा तो इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस के पास अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सामाजिक न्याय का ही एजेंडा सबसे बड़ा एजेंडा होगा। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे प्रमुख प्रभावशाली नेता हैं राहुल गांधी, वो वे हों चाहे बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने कि जातिवार राष्ट्र सर्वेक्षण जो बिहार का आया है उसके जो एक सूत्रधार माने जाते हैं नीतीश कुमार जी, वे हों या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हो, ये सभी नेता अगर सबकी बातों को देखा जाए, सबके एक्शंस में झांका जाए तो ये साफ बिल्कुल झलकता है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा सबसे अहम एजेंडा होगा इंडिया ब्लॉक की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। तो 2024 का चुनाव ले देकर हिंदुत्व मार्ग का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण या धार्मिक ध्रुवीकरण जो भी आप कह लीजिए, वो उनका सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और दूसरी तरफ अपोजिशन सामाजिक न्याय को आजमाएगा फिर से। ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी लगातार सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे ले जा रहे हैं। अभी उन्होंने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने 27 नवंबर को जिस दिन वीपी सिंह, दिवंगत प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पुण्यतिथि स्मृति दिवस है, उस दिन उन्होंने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज के कंपाउंड में जो 150 साल पुराना कॉलेज है, उसके कंपाउंड में वीपी सिंह की एक आदमकद प्रतिमा स्थापित किया और उसका उन्होंने अनावरण किया। जिन लोगों ने प्रतिमा की स्थापना की थी वो उनकी पार्टी के ही लोग थे और इस तरह से अनावरण करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को धन्यवाद अर्पित किया। साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि उस समारोह में वीपी सिंह के परिवार के सदस्य तो थे ही, श्रीमती सीता सिंह जो वीपी सिंह साहब की धर्मपत्नी, अजय सिंह उनके बेटे, अभय सिंह और उनके परिवार के अन्य सभी सदस्य थे। साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी थे और इन सभी लोगों की मौजूदगी में वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए के स्टालिन ने जिन शब्दों में वीपी सिंह को याद किया और अपने दिवंगत पिता करुणानिधि जी का जिस तरह से उनसे रिश्ता बताया और ब्यौरा दिया कि किस तरह उनके पिता यानी के स्टालिन के पिता करुणानिधि और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बीच में कितने गहन रिश्ते थे और दोनों ने सामाजिक न्याय के लिए कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और अंततः मंडल कमीशन के बारे में भी उन्होंने कहा कि मंडल के आने से मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जिस तरह उन्होंने एक्सेप्ट किया, मंजूरी दी सरकार की, उससे एक सामाजिक न्याय का एक नया फलक खुला, एक नया आयाम जुड़ा सामाजिक न्याय आंदोलन में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अब देखने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश जहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं और जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ वो मुख्यमंत्री रहे और जहाँ से फिर वो प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उस प्रदेश में उनको उतना याद नहीं किया जाता है। सामाजिक न्याय के अपने को पक्षधर मानने वाले जो लोग हैं वहाँ, उन्होंने भी कभी इस तरह का बड़ा आयोजन नहीं किया जैसा के स्टालिन ने दक्षिण भारत में ये करके दिखा दिया। तो मैं समझता हूँ कि दक्षिण भारत की ये पहल जो है वो उत्तर भारत के नेताओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत बननी चाहिए, प्रेरक बननी चाहिए। कोई राइवलरी नहीं, कोई एक दूसरे से कंपटीशन नहीं, एक दूसरे के बारे में कोई इस तरह की बात नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि मुझे लगता है कि कंपटीशन इस बात का होना चाहिए कि अगर सोशल जस्टिस के वैल्यूज़ को लेकर उनमें कमिटमेंट है तो वो बढ़ चढ़ कर के अपना काम दिखाएं और काम के बल पर जनता का समर्थन हासिल करें। तो मुझे लगता है कि के स्टालिन की ये पहल बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, कुछ ही महीने पहले मैंने देखा कि एक खबर कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में
बीपी मंडल की प्रतिमा का अनावरण हुआ, बीपी मंडल की, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वहाँ के जो सामाजिक संगठन हैं, खासकर जो ओबीसी कम्युनिटी के संगठन हैं जिसमें तमाम बिरादरियों के लोग हैं, उन लोगों ने एक बड़ी पहल के साथ स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल करके उन्होंने एक प्रतिमा स्थापित की और उसमें देश के कई बड़े नेताओं को बुलाया था। जहाँ तक मुझे याद है, अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख नेता वहाँ नहीं पहुँच पाए। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश के तमाम बड़े नेता वहाँ गए और उनकी उपस्थिति में बीपी मंडल की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो ये बहुत ही अद्भुत घटना है कि बीपी मंडल जो मंडल आयोग की सिफारिशें जो दी जिन्होंने रिपोर्ट लिखी और 7 अगस्त 1990 को उस रिपोर्ट को अमली जामा पहनाने या कम से कम उसको मंजूरी दे करके और लागू करने का ऐलान करने वाले वीपी सिंह साहब, 7 अगस्त 1990 को वो घटना इतिहास में दर्ज हो गई। इन दोनों नेताओं को, यानी बीपी मंडल साहब को और वीपी सिंह को, दोनों को दक्षिण भारत में न केवल शासन में जो आज लोग हैं, चाहे डीएमके हो या दूसरे और दल, मान लीजिए केरल की सीपीआईएम भी वीपी सिंह को या सामाजिक न्याय के जो वैल्यूज़ हैं उनको भी बहुत आदर के साथ याद करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं सीपीआईएम का केरल में सामाजिक न्याय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है, कम लोग जानते हैं। लैंड रिफॉर्म से लेकर एजुकेशनल रिफॉर्म्स और तमाम दलित उत्पीड़ित जातियों के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम किया दक्षिण में केरल में, वो सीपीआईएम के नेताओं ने किया। इसमें ईएमएस नंबूदिरीपाद, गौरियम्मा, वीएस अच्युतानंदन और मौजूदा मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का भी बहुत अहम रोल है, अगर केरल के मॉडर्न हिस्ट्री को आप देखें तो मुझे लगता है कि ये जो घटना घटी है, जो वहाँ के मशहूर कॉलेज में जिस तरह से प्रतिमा स्थापित की गई है वीपी सिंह साहब की, ये एक जो इंडिया ब्लॉक के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, उनमें एक नए ढंग की एकता स्थापित हो रही है। और सभी नेता, मैं समझता हूं कि अब सभी नेताओं को इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक से पहले सबको मिलकर ये जो चर्चा चल रही है उसको कंक्रिटाइज करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। मैंने कई लोगों से बात की और कई नेताओं का कहना है कि आज की तारीख में सामाजिक न्याय के अलावा कोई और एजेंडा, बड़ा एजेंडा हो ही नहीं सकता हिंदुत्व की जो सांप्रदायिक राजनीति है उसको फाइट आउट करने के लिए। तो 2024 का चुनाव ले देकर ये आमने सामने अगर दिखाई देता है तो हिंदुत्व मार्ग का सांप्रदायिक जो एक राजनीति है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सेकुलर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनका सामाजिक न्याय एजेंडा को लेकर आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो दूसरी तरफ। क्योंकि कांग्रेस लंबे अंतराल के बाद, काफ़ी लंबा गैप है सामाजिक न्याय को लेकर, वो पहली बार राहुल गांधी की अगुवाई में उसने एक तरह से आगे बढ़ाया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी उसको लेकर काफ़ी शिद्दत के साथ बोल रहे हैं। और आप देखेंगे कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तेलंगाना, हर जगह जातिवार जो जनगणना का प्रश्न है, जातिवार जो सर्वेक्षण का प्रश्न है, वो भी काफ़ी शिद्दत के साथ उठा। राष्ट्रीय स्तर पर अगली जो जनगणना होगी वो जातिवार जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता लगातार इस बात को कह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में एम के स्टालिन के इस कदम को एक बड़े राजनीतिक एक इनिशिएटिव के तौर पे देखा जाना चाहिए, जो उन्होंने उत्तर के नेताओं को भी अपने यहाँ आमंत्रित करके और इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में बस हम इस बात को सामने रखना चाहते थे कि किस तरह दक्षिण भारत में भी सामाजिक न्याय की गोलबंदी काफ़ी तेज हुई है, जहां सामाजिक सुधार के आंदोलनों के बाद ही सोशल जस्टिस का जो सोशल जस्टिस की राजनीति का अभ्युदय हुआ था। और अन्नादुरई से लेकर और करुणानिधि ने तमिलनाडु को उस आंदोलन से राजनीतिक तौर पे मजबूत किया था। और आज की तारीख में इसीलिए इतने बड़े सुदृढ़ ताकतवर दुर्ग की तरह तमिलनाडु खड़ा हुआ है। तमाम झंझावातों के बीच भी वो लगातार जूझ रहा है। इस बीच में एक विषय की चर्चा जरूर हमें करनी होगी कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लगातार
अपने राज्य के कल्याण के लिए, खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, उनके उन्नयन के लिए ढेर सारे विधेयकों को पारित किया। लेकिन तमिलनाडु असेंबली से पारित विधेयकों को गवर्नर जो वहाँ के हैं रवि साहब, उन्होंने उनको मंजूर करने, उस पर संस्तुति अपनी देने, साइन करने से इनकार किया। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है जिसको कि MK स्टालिन ने इस बात को सामने रखा है कि 10 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ईडी ने सम्मन किया है। ईडी जो है अब न केवल राजनेताओं को बल्कि तमिलनाडु के जो कलेक्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, उनको भी समन करने कर रही है। तो इसको लेकर उन्होंने ये सेंटर से कहा है कि इस तरह की हरकत उसे बंद करनी चाहिए और अपनी एजेंसियों को कहना चाहिए कि ऐसा वो न करें। ये मामला भी कोर्ट में जा रहा है। तो लड़ाई 2024 से पहले बहुत शिद्दत के साथ लड़ी जा रही है दोनों तरफ से। आज मैंने देखा कि अमित शाह साहब की, गृह मंत्री जो देश के हैं, उनकी धर्मतला जो मैदान है कोलकाता में, वहाँ पर एक बड़ी रैली उन्होंने संबोधित की और उस रैली में उन्होंने फिर यही कहा कि 22 जनवरी से अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों होगा। हमने अपना वचन निभाया। उन्होंने नारा भी लगवाया लोगों से, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारी बातें हुई। तो इससे लगता है कि दोनों तरफ से एजेंडे तय हो गए हैं 2024 के लिए। देखिए राजनीति किस करवट मुड़ती है, किधर वो जाती है।